नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर यह है कि आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक होगी। शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम योगी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कैबिनेट बैठक में नए अध्यादेश पर मुहर लग सकती है। एमएलए एमएलसी के वेतन में 30% कटौती के अध्यादेश पर मुहर लगेगी। विधायक निधि सस्पेंड करने के अध्यादेश पर भी मुहर लग सकती है। केंद्र की तर्ज पर योगी सरकार भी कैबिनेट में अध्यादेश लाने की तैयारी में है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आज शाम 5 बजे ये बैठक बुलाई गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये बैठक होनी है। इस बैठक में एमएलए और एमएलसी के वेतन में 30% की कटौती पर मुहर लग सकती है, जो अध्यादेश लाया जाएगा उस पर, और साथ ही साथ विधायक निधि को सस्पेंड करने के अध्यादेश पर भी मुहर लग सकती है। संवाददाता अजीत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या जानकारी है? सरकार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार भी अब कार्य करने जा रही है। हालांकि यूपी के 1 दर्जन विधायक और मंत्रियों ने कल ही अपनी पूरी 1 साल की 2 साल की नीति लोगों ने मुख्यमंत्री को दे दिया, लेकिन आज शाम को 5 बजे मुख्यमंत्री आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम बैठक करेंगे कैबिनेट की, और बाई सर्कुलेट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये अध्यादेश पर मुहर लगेगी। आज कहा जा रहा है कि जो 30% वेतन कटौती है एमएलए और एमएलसी का, वो उस पर मुहर लगेगी। साथ ही जो 2 साल की विधायक निधि सस्पेंड करने की बात है, उस पर भी आज मुहर लगेगी। और लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से कोरोना वायरस को लेकर काम किया जाएगा, और सुबह 10 बजे भी कई सारे बसों को जो यूपी को सैनिटाइज करेंगी, उसको भी हरी झंडी दिखाएंगे सीएम। तो लगातार सीएम की तरफ से कोरोना वायरस के बचाव के हर वो कार्य किए जा रहे हैं। और इसी सिलसिले में ये कैबिनेट बैठक बुलाई गई। चूंकि कोरोना वायरस की वजह से बैठक नहीं हो पा रही थी, तो सीएम ने तय किया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये कैबिनेट बैठक होगी, और इसमें आम प्रस्तावों पर, जिसमें अध्यादेश की बात हो, वेतन कटौती की बात हो, इसके अलावा कई सारे प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। हमें बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज शाम 5 बजे ये बैठक होगी और इस बैठक में बेहद अहम अध्यादेश को मंजूरी मिलेगी, जिसके मुताबिक विधायकों की सैलरी 30% तक कट की जाएगी, और साथ ही साथ विधायक निधि को भी अगले 2 साल के लिए सस्पेंड किया जाएगा। और न्यूज़ 18 की मुहिम का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। निजी स्कूलों की फीस पर भी लॉकडाउन को इसलिए हमने प्रमुखता से इसको दिखाया था और मुहिम शुरू की थी। अब यूपी सरकार ने हमारी मुहिम का समर्थन करते हुए किश्तों में फीस वसूली का आदेश जारी कर दिया है। बड़ी खबर न्यूज़ 18 की मुहिम असर लाई है। आपको बता दें कि रंग लाई है यहां पर हमारी मुहिम। अप्रैल से जून तक एडवांस फीस नहीं ले सकेंगे स्कूल। न्यूज़ 18 ने इस मुद्दे को उठाया था और हमारी मुहिम का बड़ा असर हुआ है। यूपी के निजी स्कूल प्रबंधक अभिभावकों पर फीस वसूली का दबाव बनाने लगे थे। एक तो लॉकडाउन और उसमें भी जेब पर भारी पड़ रही थी नौनिहालों की स्कूल फीस। यूपी के स्कूलों की मनमानी और फीस वसूली पर भी लॉकडाउन हो, इसके लिए न्यूज़ 18 ने रविवार से शुरू की बड़ी मुहिम। सबसे पहले वाराणसी डीएम ने आदेश जारी कर दिया कि फीस की इकट्ठा वसूली की तो खैर नहीं। ऐसे में न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सवाल पूछ रहा है कि वाराणसी में बच्चों को फीस से राहत मिल गई है, पूरे उत्तर प्रदेश के स्कूलों में फीस से राहत कब मिलेगी? तो डीएम का कहना था कि चूंकि ये दिक्कत है और ये राष्ट्रीय आपदा है, ऐसे में स्कूलों को भी इसमें भागीदारी करनी पड़ेगी। उसके अगले दिन नोएडा और दूसरे जिलों में भी न्यूज़ 18 की मुहिम को समर्थन मिलना शुरू हो गया। न्यूज़ 18 ने बच्चों के स्कूल की 3 महीने की फीस जबरन वसूले जाने पर रोक लगाने की मुहिम को प्रमुखता के साथ शुरू किया। इसे कई जिलों के डीएम ने अपना समर्थन भी दिया है। कई जिलाधिकारियों ने फीस वसूली के नए पैटर्न का आदेश जारी कर दिया। लॉकडाउन में हर कोई घर के अंदर है। कई ऐसे परिवार हैं जिनके काम धंधों पर असर पड़ा है, और ऐसे में घर में रहने के साथ साथ इस बात की चिंता ना हो कि अगर स्कूल की फीस नहीं दे पाए तो कहीं बच्चों का नाम ना कट जाए। न्यूज़ 18 की मुहिम को हर ओर से समर्थन मिल रहा था, और तभी 6 अप्रैल को खुद डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने फोन पर हमसे बातचीत की। हमारी मुहिम के समर्थन में बड़ी बात कह दी। वो इंतजार कर रहे हैं उस एक ऐलान का कि उन्हें राहत मिले। जो स्कूल फीस को लेकर उन पर दबाव बनाया जा रहा है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, उससे उन्हें राहत मिले। हमने ये निश्चय किया है कि इसे 1-2 दिन के अंदर हम निर्णय लेंगे, और हम ये चाहते हैं कि इकट्ठा फीस ना लेके किस्तवार इंस्टॉलमेंट में फीस प्रबंधक गण लें, और किसी को इस जून और अप्रैल और मई में
फीस के लिए बाध्य ना करें। इस तरह का कोई एक अनुमानित कोई उपाय निकलेगा तो उसको हम लोग जल्दी कल तक उसका निर्णय लेंगे। 6 अप्रैल को डिप्टी सीएम ने आश्वासन दिया और उसके अगले ही दिन 7 अप्रैल को यूपी सरकार ने आदेश जारी कर दिया। कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर, न्यूज 18 की मुहिम असर लाई है। आपको बता दें कि रंग लाई है यहां पर हमारी मुहिम। अप्रैल से जून तक एडवांस फीस नहीं ले सकेंगे स्कूल। न्यूज 18 ने इस मुद्दे को उठाया था और हमारी मुहिम का बड़ा असर हुआ है। एडवांस फीस नहीं ले सकेंगे अब स्कूल। एक साथ 3 महीने की फीस स्कूल अब नहीं ले पाएंगे। यूपी सरकार ने इसके लिए स्कूलों को आदेश दिया है, किश्तों में फीस दे सकेंगे अभिभावक। यह आदेश सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है। खबर कोई भी हो, भीड़ कैसी भी हो, परिस्थितियां विपरीत हो या फिर कोरोना जैसी महामारी हो, न्यूज 18 पर खबर चलेगी तो असर तो होगा ही। लखनऊ से प्रशांत पांडे, वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी और कानपुर से अमित गंजू के साथ न्यूज 18 ब्यूरो रिपोर्ट। और लखनऊ से संवाददाता प्रशांत पांडे इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रशांत, जिस मुहिम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया, आखिरकार उस पर मुहर लगी, सरकार ने संज्ञान लिया और अभिभावकों को राहत मिली। जी बिल्कुल अमित, जिस तरीके से न्यूज 18 के द्वारा इस मुहिम को रंग दिया गया उसके बिल्कुल रूप से ये मुहिम रंग लाई और साथ ही साथ सरकार ने इस पर मुहर लगा करके एक बार फिर साबित कर दिया कि न्यूज 18 की मुहिम है तो अभिभावकों के हक में ही इसका फैसला गिरा। जिस तरीके से बात करें स्वयं डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने आके न्यूज 18 पर इसका ऐलान किया था और उसके अगले ही दिन उन्होंने अपने वादे को पूरा किया और आदेश निर्गत कर दिया। आदेश में स्पष्ट है कि सूबे में कोई भी प्राइवेट स्कूल संचालक किसी भी तरीके से अभिभावकों पर दबाव बना करके 3 महीने की फीस नहीं ले सकेगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया ना ही विलंब शुल्क होगा, ना ही किसी बच्चे का नाम काटा जाएगा। बड़े हद तक ऐलान यह भी था कि यदि अभिभावक इस स्थिति में नहीं आते कि वो 3 महीने की फीस दे सके तो वो जो स्थगित फीस है उसको किस्तों के रूप में लिया जाए, लेकिन इन 3 महीने के लिए विद्यालय संचालक उनके ऊपर किसी भी तरीके का दबाव नहीं बना सकते हैं, किस्तों को भी लेकर के। और अगर बात करें विलंब शुल्क को लेकर के तो किसी भी सूरत में उनका नाम नहीं काटा जाएगा, ना ही विद्यालय संचालकों की तरफ से कोई भी उनके ऊपर दबाव बनाया जाएगा। यदि कोई विद्यालय संचालक किसी भी अभिभावक पर दबाव बनाता है तो वो जिला शुल्क नियामक अधिकारी के पास में उसकी शिकायत करे और समिति के समक्ष उसके बात को रखे। यदि उनकी बात वहां भी नहीं सुनी जाती है तो जिलाधिकारी की इसमें जवाबदेही तय की जाएगी और निश्चित रूप से अभिभावकों के हक में ये बड़ा फैसला गिरा है और बड़े हद तक राहत मिली है अमित इसमें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रशांत और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ी राहत मिली अभिभावकों को। यही मांग लगातार की जा रही थी कि जब लॉकडाउन है तो ऐसे में कैसे अभिभावक अपने घरों से निकले, कैसे जाकर फीस जमा करें, इस बारे में उनको राहत मिलनी चाहिए और आखिरकार हमारी खबर का बड़ा असर हुआ। न्यूज 18 की मुहिम के बाद नोएडा जिला प्रशासन ने तो आदेश जारी कर दिया है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कोई भी शैक्षिक संस्थान पेरेंट्स को लॉकडाउन पीरियड के दौरान फीस जमा करने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। लेकिन दिल्ली एनसीआर के अभी भी कुछ निजी स्कूल फीस के लिए पेरेंट्स को परेशान कर रहे हैं। इन स्कूलों का यह कहना है कि अगर वो फीस नहीं लेंगे तो वो स्टाफ को सैलरी कैसे देंगे। यूपी में तो अभिभावकों को फिलहाल फीस देने से राहत मिल गई है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली में ऐसा कब होगा। संकट की इस घड़ी में अभिभावकों को राहत कब मिलेगी। दिल्ली सरकार को प्राइवेट स्कूलों से बातचीत करनी चाहिए, आदेश जारी करना चाहिए कि फीस के लिए परेशान ना करें। एनसीआर और नोएडा के तमाम सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के अभिभावकों को साफ तौर से ये मैसेज भेजा जा रहा है कि वो आने वाले 3 महीने की अभी फीस को जमा ना कराएं। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे भी निजी स्कूल्स हैं जो अभिभावकों के पास इस प्रकार का मैसेज भेज रहे हैं कि उन्हें फीस जमा कराना होगा। हालांकि इस पूरे मामले में तमाम सूबे के मुख्यमंत्री और गौतम बुद्ध नगर के डीएम की तरफ से एडवाइजरी जारी कर ये कहा गया है कि तमाम छात्रों को फीस के लिए परेशान ना किया जाए। ऐसे में क्या उन निजी स्कूलों पर आने वाले दिनों में सरकार कोई कानूनी कार्रवाई करेगी जो लगातार अभिभावकों के पास मैसेज भेजकर छात्रों की फीस जमा कराने की बात कह रहे हैं। कैमरामैन रमेश रत्नाकर के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। और अब बात करते हैं एक बड़ी खबर की। नोएडा में कोरोना के 200 संदिग्ध मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। यहां सेक्टर 8 की झुग्गियों में करीब 200 लोगों को कोरोना संक्रमण के शक में क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया गया है। बड़ी खबर हम आपको नोएडा से बता रहे हैं। सेक्टर 8 इलाके में एक संदिग्ध के मिलने के बाद तकरीबन 200 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। आशंका इस बात की है कि सभी लोग संक्रमित हो सकते हैं। फिलहाल प्रशासन ने एहतियात के तौर पर इन सभी 200 लोगों को क्वारंटाइन किया है। तो नोएडा से बड़ी खबर सामने आई।
200 कोरोना संदिग्ध मिलने के बाद प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। मौके पर टीम पहुंची, एम्बुलेंस भेजी गई और उसके बाद बारी बारी से सभी लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। इनका चेकअप करवाया जाएगा। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ये लोग कोरोना संक्रमित हैं या नहीं। दरअसल जिस झुग्गी बस्ती का ये पूरा मामला है, वहां से एक संदिग्ध की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उसके बाद ही प्रशासन हरकत में आया और ये तय किया गया कि इन सभी लोगों को फिलहाल क्वारंटाइन किया जाएगा मेडिकल चेकअप तक। और प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची, साथ ही साथ स्वास्थ्यकर्मी भी वहां पर मौजूद थे और एम्बुलेंस के माध्यम से सभी को क्वारंटाइन के लिए ले जाया गया। उधर मेरठ में मंगलवार को 2 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसके बाद मेरठ में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 34 हो गई है, जबकि कोरोना वायरस के कारण एक शख्स की मौत भी हो चुकी है। मेरठ के सीएमओ डॉक्टर राजकुमार सिंह ने बताया है कि मंगलवार को जिले में 87 लोगों की सैंपलिंग की गई थी, जिसमें से 2 की रिपोर्ट वायरस पॉजिटिव आई है। इसके अलावा सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। लगातार बढ़ रहा है कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा। स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती अब बना हुआ है। आज जो है इनकी पॉजिटिव 2 तो आ गए हैं और 2 के अलावा 2 की उम्मीद है ये भी शायद पॉजिटिव आ जाएं जो कंफर्मेशन में है, पर कंफर्म होने के बाद ही इनको हम बता पाएंगे। सर ये दोनों रिपोर्टें आई हैं, ये जमाती से रिलेटेड है कि ये जमाती से ही रिलेटेड है। ये सारे के सारे जमाती से रिलेटेड नहीं, या तो जमाती खुद हैं या उनके कॉन्टैक्ट्स हैं। प्रदेश भर से पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ ही बदसलूकी की खबरें भी सामने आ रही हैं। अमेठी एसपी ख्याति गर्ग ने इससे निपटने का एक नायाब तरीका ढूंढ लिया है। एसपी अमेठी के नेतृत्व में यहां कोविड-19 नाम से एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इस टीम में पुलिसकर्मी और स्वास्थ्यकर्मी शामिल हैं, जो कोविड-19 से निपटने में उन्हें बैकअप देगी। एसपी ख्याति गर्ग का यह कहना है कि जिले में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए यह टीम पलक झपकते ही मौके पर पहुंच जाएगी। कोविड-19 की जंग आज पूरा देश लड़ रहा है। ऐसे में एक तरफ जहां कोविड-19 की जंग में उत्तर प्रदेश पुलिस को कोरोना वॉरियर्स का खिताब मिल चुका है, ऐसे में आप देख सकते हैं ये अमेठी का पुलिस लाइन है, जहां पे पुलिस अधीक्षक ख्याति गर्ग और स्वास्थ्य विभाग से सीएमओ यहां पर मौजूद हैं और इस टीम को ट्रेनिंग दी जा रही है बाकायदे किस तरीके से इनको इस जंग को जीतना है। इस टीम का नाम जो अमेठी पुलिस अधीक्षक ख्याति गर्ग ने दिया है उसका नाम रखा है कोविड-19। यदि अमेठी में कहीं से कोई सूचना आती है कोरोना के मरीज की या उससे संदिग्ध किसी मरीज की, तो ये जो कोविड-19 टीम है इसमें एक सब इंस्पेक्टर रहेंगे और 3 कांस्टेबल रहेंगे। ये फौरन वहां पे पहुंचेगी और उसको जो है रेस्क्यू करेगी, वहां से लेकर आएगी और पूरा उनका जो इलाज है, इस दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, किस तरीके से वहां पे किट पहननी है, इन चीज़ों की बाकायदे यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जा रहा है, जिससे कोविड-19 की जंग को अमेठी में जीता जा सके। कहीं ना कहीं अमेठी पुलिस विभाग और स्वास्थ्य विभाग का ये एक सराहनीय पहल है, जिससे अमेठी में जो 0 डिस्ट्रिक्ट की श्रेणी में अमेठी अभी तक शुमार है, आगे भी ये श्रृंखला बरकरार रहेगी। पप्पू पांडे, न्यूज़ 18, अमेठी। तो अमेठी में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस की सख्ती लगातार जारी भी है। अमेठी पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर 11 लोगों को हिरासत में लिया है और सभी पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अमेठी कोतवाली पुलिस ने थाना क्षेत्र के अलग अलग इलाकों से सभी को हिरासत में लिया। कोरोना महामारी के संकट को देखते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड को बड़ी सौगात दी है। कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों के जांच सैंपल को अब लखनऊ या फिर सैफई नहीं भेजना पड़ेगा। झांसी में मेडिकल कॉलेज में मुख्यमंत्री के आदेश के बाद अब कोरोना सैंपल की जांच कोविड-19 टेस्टिंग लैब में शुरू हो गई है। झांसी में कोविड टेस्टिंग लैब खुलने से बुंदेलखंड के 7 जिलों समेत मध्य प्रदेश के भी कई जिलों को इसका फायदा मिलेगा। इस पूरे मंडल का और अगल बगल में जो भी मंडल है जो नज़दीक है, सब लोगों को इस लैब की फैसिलिटी उपलब्ध है। टेस्ट इसमें हुआ आज जो हमारे सैंपल ट्रायल रन टेस्ट होता है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे से कंफर्मेशन दिया जाता है, उसकी टेस्ट हुई है और इसका कंफर्मेशन होने के बाद ही हमारा लैब पूरा एक्टिवेट करेगा। इसमें कितने लोगों का स्टाफ काम करेगा? मेरे ख्याल से आप लोग देख रहे हैं, पिछले 6 लोग हैं जो हमारे पीछे जो खड़े हैं, शिफ्ट में ये लोग काम करेंगे और साथ साथ इनकी सुरक्षा की व्यवस्था है तो हमें सुरक्षा उपलब्ध करा। अलीगढ़ में लॉकडाउन के दौरान राशन वितरण को लेकर 2 समुदायों के बीच जमकर पथराव हुआ, फायरिंग भी हुई, जिसमें दर्जन भर से करीब महिलाओं समेत कई लोग घायल हुए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंची, जहां से घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल मौके से पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। गांव में तनावपूर्ण हालात को देखते हुए फोर्स को तैनात किया गया है।
गांधी पार्क थाना क्षेत्र के कमालपुर गांव में दो पक्षों के बीच में राशन बंटने को लेके आपस में पहले छोटी सी कहासुनी हुई, उसके बाद आपस में इनकी मारपीट हुई और पत्थरबाजी हो गई। इस पे मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। कुछ लोगों को गिरफ्तारी भी हुई है और जो भी संभव कार्रवाई है विधिक और निरोधात्मक वो पूर्णतः प्रभावी ढंग से कराई जाए। तो कुल मिलाकर प्रशासन एक्शन मोड में है। जहां कहीं भी लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है या वहां पर अराजक स्थिति उत्पन्न हो रही है, वहां पर प्रशासन सख्त कार्रवाई कर रहा है। लेकिन लॉकडाउन के 15वें दिन प्रदेश का क्या हाल है, ये बताने के लिए हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज हमारे साथ जौनपुर से जुड़े हैं, रहमान हमारे साथ बस्ती से जुड़े हैं, अनुज हमारे साथ उन्नाव से जुड़ चुके हैं और चितरंजन हमारे साथ बदायूं से जुड़ चुके हैं। चितरंजन, मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा। क्या हालात, क्या अपडेट है आज 15वें दिन बदायूं में? जो भी कोरोना को लेकर जो मोदी सरकार ने जो लॉकडाउन किया था उसको लेकर जो है सेसवान बदायूं का जो है उसमें धारा 144 लगाई हुई थी, उसको और अपडेट किया गया है। पूरी मंडी को सीज कर दिया गया है, वहां के सारे मोहल्लों को सीज कर दिया गया है। तहसील जहां ये कोरोना के पेशेंट निकला है एक, उस पूरे मोहल्ले को सीज कर दिया गया है। किसी भी तरीके की आवाजाही को बिल्कुल तरीके से पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। जी ठीक है, उन्नाव का रुख कर लेते हैं। अनुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, क्या अपडेट है आपके पास? अनुज की आवाज हम तक नहीं आ पा रही है, हम उनके पास एक बार फिर से रुख करेंगे। मनोज, क्या अपडेट है आपके पास? जौनपुर में कैसी तस्वीर देख पा रहे हैं? अनुज, आएंगे हम आपके पास, फिलहाल मनोज का रुख कर लेते हैं। देखिए अमित, अगर जौनपुर की अगर हम बात बताएं तो जौनपुर में 15वें दिन लॉकडाउन का असर तो पूरा मिला जुला दिखाई दे रहा है जौनपुर की सड़कों पर। अगर हम बात करें जिला प्रशासन द्वारा, चाहे वो सब्जी मंडी का इलाका हो, चाहे वो मेडिकल की दुकानें हो या फिर किराना की दुकानें हो या सब्जी मार्केट हो, वहां पर प्रशासन जो है डिस्टेंसिंग मेंटेन कराने में पूरी तरह से एक तरह से कह लिया जाए विफल है। लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं कि कितना ये जरूरी है हमारे लिए सोशल डिस्टेंसिंग। इस तरह के हालात आज 15वें दिन जौनपुर में देखने को मिला है। और आपको हम बता दें कि जौनपुर में कुल कोरोना के 3 केस सामने आने के बाद जहां लोगों में तो एक तरफ दहशत के माहौल है, लेकिन जरूरी सामानों और आवश्यकताओं को देखते हुए जब लोग दुकानों पर पहुंच रहे हैं तो शायद वहां पहुंचते ही लोग अपनी जिम्मेदारियों को भूल जा रहे हैं और एक तरह से कह लीजिए बड़ी लापरवाही कर रहे हैं। अब तक जो है करीब 70 लोगों की जो है जांच सैंपल जौनपुर में अभी आना बाकी है, जो बनारस BHU लैब के लिए भेजा जा चुका है। 2000 से ज्यादा संदिग्ध जो बाहर से आए थे जौनपुर में विदेश से, उनको चिन्हित कर लिया गया है। सबके जांच सैंपल प्रशासन ने ले रखा है। करीब 70 लोगों की जो जांच सैंपल है वो BHU लैब से आनी बाकी है। वो प्रशासन के लिए कितना बड़ा चुनौती होगा और जौनपुर के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगा वो करीब 70 लोगों का, कि वो किस तरह के केस आते हैं, या निगेटिव आते हैं या फिर पॉजिटिव आते हैं, उसको लेकर प्रशासन लगातार एहतियात तो बरत रहा है। कई जगह चलिए, अच्छी बात है कि प्रशासन अपनी तरफ से तमाम एहतियात बरत रहा है। बस्ती में क्या हालात है वो जानने के लिए रहमान के पास चलते हैं। रहमान, क्या अपडेट, कैसी तस्वीर देख पा रहे हैं आप लॉकडाउन के 15वें दिन? मैं आपको बता दूं कि जो उत्तर प्रदेश में कोरोना से जो पहली मौत है वो बस्ती में हुई थी, उसको लेकर जिला प्रशासन ने पूरा सतर्कता बरती और उसी का नतीजा जो लॉकडाउन लगा था कि ये मामला बहुत बढ़ नहीं पाया। और अब तक जो है 8 कोरोना पॉजिटिव पाए गए, वो भी जो मतलब पहली मौत हुई थी कोरोना से उसके परिजन है लगभग। और इसके अलावा जो पूरे इलाके को जिला प्रशासन ने सील कर दिया है। सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो थोड़ी सी समस्या इसमें दिख रही है कि कुछ लोग मतलब इसको फॉलो करें, कुछ लोग मतलब फॉलो भी नहीं करें, थोड़ी सी सख्ती की जरूरत है। और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसी के जरिए इसको रोका जा सकता है। जिस तरह से यहाँ 8 केस हुए हैं, उसके बाद 116 लोगों की सैंपलिंग की गई जो उनके संपर्क में आए थे और उनकी रिपोर्ट आ गई और लगभग अभी मतलब जो चेन थी इसकी कोरोना की वो यहाँ पे टूटती नजर आ रही है। चलिए, अच्छी बात आप बता रहे हैं। अनुज से हमारा संपर्क हो गया, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अनुज, क्या जानकारी दे रहे थे आप? जी बिल्कुल, आपको बता दें अमित कि सुबह से ही लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। जिस तरह लोग सुबह से कोरोना के लॉकडाउन के बाद भी सड़कों पर उतर रहे, उसको लेकर एडिशनल एसपी ADM यहाँ सड़कों पर मौजूद है और लगातार यहाँ आने वाले लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। हमारे साथ ADM उन्नाव जुड़े हुए हैं। किस तरह से लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है?
देखिए हम लोग सुबह हम एडिशनल एसपी हैं, इंस्पेक्टर हैं, हम लोग सुबह उठ के एक चीज़ चेक करते हैं सब दिन कि लॉकडाउन का कैसे पालन किया जा रहा है। सभी जो इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उसको हमको पहुंचाने का दायित्व रहता है। सब्जी पहुंचाना है, हमारे जो किराना की दुकान है उनको होम डिलीवरी कराना है, उसके लिए हम लोग चेकिंग करते रहते हैं और लॉकडाउन का पूरी तरह 100% पालन कराया जा रहा है। हमारे साथ एडिशनल एसपी विनोद कुमार पांडे भी मौजूद है। सर, किस तरह से आप पट्टी बरत रहे हैं, जो लोग निकल रहे हैं आवाजाही कर रहे हैं? देखिए, ये सभी को जागरूक किया जा रहा है क्योंकि हम लोग एक ऐसी अदृश्य शक्ति से लड़ रहे हैं जो दिखाई नहीं पड़ता है। इसके लिए हम लोग माननीय प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार पूरी तरह लॉकडाउन के कम्प्लायंस करा रहे हैं, लोग जागरूक कर रहे हैं और जनता का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। देखिए, साफ तौर पे उनका कहना है जनता का सहयोग मिल रहा है, जो वोट पैर हो जरूरी हो भी रही है है उसको लेकर बगैर आम पब्लिक के सहयोग के संभव नहीं हो पाएगा और सख्ती से कहीं ज्यादा जरूरी ये बात हो जाती है कि लोगों को जागरूक किया जाए और लोग स्वतः हो भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कोरोना के कहर के बीच साइबर अपराधियों ने लोगों की जेब पर डाका डालने का अभियान भी शुरू कर दिया है। पुलिस प्रशासन को डर है कि साइबर अपराधी फर्जी वेबसाइट और ऐप के जरिए लोगों से ठगी कर रहे हैं। जहां एक और पूरे देश में लॉकडाउन है और लोग अपने घरों में ही कैद हैं, वहीं साइबर अपराधी मास्क सैनिटाइजर की मांग को देखते हुए फर्जी वेबसाइट के जरिए इन सामानों की बिक्री पर बड़े ऑफर दे रहे हैं। जैसे ही लोग इनकी साइट पर जाकर सामान खरीदने के लिए पेमेंट की कोशिश कर रहे हैं, अपराधी खाते को हैक कर रुपए गायब कर दे रहे हैं। ये गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स हैं और जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, उनसे मिलती जुलती ये फर्जी बनाते हैं वेबसाइट्स। उसके बाद उस लिंक को सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। उस पर ऑफ़र देते हैं कि हम जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट में फेस मास्क सेल कर रहे हैं, सैनिटाइजर सेल कर रहे हैं, आप इस पर लिंक करके परचेज कर सकते हैं। तो जैसे ही लोग उस पर क्लिक करते हैं, डिटेल अपना फिल करते हैं, तो उनकी बैंक डिटेल जो है उनके पास चली जाती है और वो उसके थ्रू उनके साथ धोखाधड़ी कर लेते हैं। यही नहीं, ऐसे लोग खुद को हॉस्पिटल से बताकर लोगों को कॉल करके कोरोना संक्रमण किट उपलब्ध कराने के नाम पर धोखाधड़ी की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस ने जाल बिछाना शुरू कर दिया है। जैसे भी इस तरह की बातें आ रही हैं कि फेक यूपीआई आईडी भी क्रिएट करके साइबर क्रिमिनल्स पैसा मांग रहे हैं। कई ऐसे साइबर क्रिमिनल्स हैं जो फेक वेबसाइट बना रहे हैं चैरिटी के नाम पे कि आप डोनेट करिए, जो कोरोना वायरस से अफेक्टेड लोग हैं उनकी हम मदद कर रहे हैं फील्ड में। जबकि फैक्ट ये है कि साइबर क्रिमिनल्स उस पैसे का अपने पर्सनल गेन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आजमगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक उपाध्याय की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं कोरोना कंट्रोल रूम, जहां पर कोरोना से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे खुद डॉक्टर। मैं अरुण कुमार तिवारी, झारखंड बोकारो से। मेरी उम्र 36 साल है। मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहता हूं कि कोरोना से बचने के क्या क्या उपाय हैं। मैं अविनीश कुमार धनबाद झारखंड से बोल रहा हूं। मैं जानना चाह रहा था कि कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। मेरा नाम हमीदुर रहमान है। मेरी उम्र 36 साल है और मैं रामपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं। और डॉक्टर साहब, हम ऐसा क्या करें जो हमें कोरोना नहीं हो जाए? कोरोना ना हो या कोरोना से बचने के लिए 3 सरल उपाय है। 1, अपने हाथों को बार बार पानी और साबुन से धोए या हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें। दूसरा, अपने हाथों से आंख, कान, नाक, चेहरे इत्यादि को बार बार ना छुए। और तीसरा, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखे। जितना हो सके अपने घरों में ही सुरक्षित रहे। मेरा नाम टुड्डू है, मुंगेर से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब से एक सवाल है, कोरोना इलाज के बाद फिर कोरोना हो सकता है? डॉक्टर साहब, मेरा नाम शाहिद खान है। मैं पीलीभीत का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र लगभग 35 साल है। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है, क्या कोरोना एक बार होने के बाद में अगर सिम्टम पाए जाते हैं तो क्या दोबारा भी हो सकता है कोरोना? चीन के वुहान शहर में ऐसे पाया गया है कि जिनको पहले कोरोना का इन्फेक्शन हो चुका था उनको दोबारा से इन्फेक्शन हुआ है। तो हाँ, कोरोना का दोबारा से इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसीलिए एक बार अगर कोरोना हो भी गया तो भी प्रिवेंटिव मेजर्स जो है उसको हम लोग लगातार इस्तेमाल करते रहे।
नमस्ते, मैं रजनी दोहरे बोल रही हूँ सीहोर एमपी से। मेरा आज का सवाल है कि सिर्फ मास्क ही हमें कोरोना से बचा सकता है? हाँ डॉक्टर साहब, मैं सीमा सिंह बोल रही हूँ छपरा से। मैं जानना चाहती हूँ मास्क लगाने से क्या कोरोना से हम लोग पूरी तरह सुरक्षित रह पाएंगे? मैं यज्ञेंद्र उड़ीसा के नयागढ़ से हूँ और मुझे ये जानना है क्या मास्क हमें पूरी तरह से कोरोना से बचा सकता है? नमस्कार, मैं जय शर्मा हैदराबाद से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल क्या है कि क्या मास्क पूरी तरह से कोरोना वायरस से बचा सकता है क्या? मास्क पहनना जरूरी है, लेकिन मास्क हमको पूरी तरह से कोरोना से बचाव नहीं दे सकता है। तो मास्क पहनने के साथ साथ जो बाकी उपाय है, जैसे हाथों को बार बार पानी और साबुन से धोना या हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करना, अपने आँखों को, कान को, नाक को, चेहरे को बार बार अपने हाथों से ना छूना और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना, ये उपायों का भी अगर हम लोग मास्क के साथ साथ उपयोग करें तो हम लोग कोरोना से खुद को बचा सकते हैं। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें जारी हैं।